नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, SOITS, BA, फिलॉसफी, सेकेंड ईयर, BPY 008 आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, खंड 1 पुनर्जागरण, इकाई 3 प्रबोधन, 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य प्रबोधन का सिंहावलोकन और इसके पाश्चात्य दर्शन के विकास पर पड़े प्रभाव को बताना है। जैसा कि प्रायः होता है, किसी समय का दर्शन उस समय की संस्कृति से निकट का संबंध रखता। इसलिए यदि हमें आधुनिक पाश्चात्य दर्शन को समझना है, तो यह आवश्यक है कि हम प्रबोधन काल की प्रभावी संस्कृति से परिचित हों। इस संस्कृति का उच्च बिंदु 18वीं शती था, लेकिन हम इस इकाई में प्रबोधनकाल के उद्गम को समावेशित करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार अपने अध्ययन को 1600 से 1800 तक के समय तक विस्तारित करेंगे। याद करो कि इसके पहले की इकाई में चित्रित पुनर्जागरण काल यूरोप की चेतना पर सरसरे तौर पर 1400 से 1600 तक प्रभावी था, किंतु हमने अपने अध्ययन को वहां भी 1300 से 1600 तक विस्तृत किया था। इस इकाई की समाप्ति पर छात्र को इन तथ्यों से परिचित हो जाना चाहिए। प्रबोधन का आधारभूत ज्ञान, इस काल की बड़ी घटनाएं और उनका महत्व, इस काल की महत्वपूर्ण दार्शनिक परियोजनाएं, प्रमुख विचारक और व्यक्तित्व तथा उनका योगदान। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लिए इस काल का महत्व। 3.1 प्रस्तावना। 17वीं शताब्दी, डेकार्त और फ्रांसिस बेकन का युग को सामान्य रूप से बुद्धि या विवेक का काल कहा जाता है, जबकि प्रबोधन प्रायः 18वीं शती तक सीमित है। किंतु दोनों के मध्य वास्तव में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। इसलिए जब हम प्रबोधन की चर्चा करेंगे, हम उन घटनाओं की भी चर्चा करेंगे जो यूरोप में 16वीं, 18वीं शताब्दी में हुई। दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनैतिक समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धि को मुख्य सत्ता के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबोधन काल की प्रधान विशेषता थी। जीवन के लिए बुद्धि आधारित दृष्टिकोण ने पुनर्जागरण काल को समाप्त कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाश्चात्य मन इतिहास के एक नए चरण में प्रवेश कर गया था। अब किसी को अपने सिद्धांत को प्लेटो, अरस्तु या पहले के किसी और प्रभावी विचारक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से सिद्ध नहीं करना था। प्रत्येक व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष के साधनों से मानव ज्ञान के भंडार में योगदान करने के लिए स्वतंत्र था। वैज्ञानिक मनःस्थिति के साथ एक नवीन युग की उत्पत्ति हो चुकी थी। प्रबोधन के लगभग समस्त आयाम दर्शन के इस आधारभूत परिवर्तन से जुड़ गए थे। यह परिवर्तन वास्तव में अल्परूप से पुनर्जागरण काल में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रबोधन विशेष रूप में यूरोप का जागरण था जो कि इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। यह वह समय था जब दार्शनिक विचार साधारण व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन को परिवर्तित करने में भूमिका निभाने लगे थे। पूर्ववर्ती सांस्कृतिक परिवर्तनों जैसे कि पुनर्जागरण से भिन्न प्रबोधन विशेष सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि सामान्य जनता को विज्ञान, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था। जहां भी लोगों की नवीन आकांक्षाएं बाधित थी, वहीं पर विरोध हुआ और उसने आश्चर्यजनक घटनाओं जैसे कि अमरीकी स्वतंत्रता का युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी प्रबोधन द्वारा प्रभावित होने वाले सबसे प्रमुख देश थे। इंग्लैंड से प्रारंभ करते हुए हम देखते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी विज्ञान के अनवरत विकास से प्रभावित थी। विज्ञान दर्शन से सर्वथा पृथक हो गया था। विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में
औद्योगिक क्रांति हुई जिसके द्वारा तकनीक ने इंग्लैंड का मुखड़ा परिवर्तित कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य भारतवर्ष में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य अनवरत वृद्धि कर रहा था। कैप्टन कुक द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। इन उपनिवेशों से व्यापार ने इंग्लैंड को संपन्न बनाया और औद्योगिक क्रांति में ईंधन का कार्य किया। दूसरी ओर फ्रांस बारवन राज परिवार की प्रतिष्ठा से प्रभावित हो रहा था। महान सम्राट लुईस 14 के समय में फ्रांस यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र बन गया और अन्य सभी यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस के रीति रिवाजों की नकल करने का प्रयास करने लगे। प्रत्येक कला और विज्ञान सम्राट और राजदरबार की आवश्यकताओं से प्रभावित था। लेकिन 18वीं शती से फ्रांस के सामान्य लोग सम्राट के प्रति सम्मान खोने लगे और इसकी जगह वे लोग वाल्टेयर और अन्य क्रांतिकारी विचारकों के लेखों से प्रभावित होने लगे। परिणाम स्वरूप सम्राट लुईस 16 को गद्दी से उतार दिया गया और गणतंत्र स्थापित हो गया। 30 वर्ष के युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। ऑस्ट्रिया और पर्सिया प्रभावशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस काल में संपूर्ण जर्मनी को संयुक्त करने के योग्य नहीं था और जर्मनी को फ्रांस से खतरा बना रहा था। फिर भी जर्मन दर्शन फलाफूला और प्रबोधन काल के कुछ महान दार्शनिकों जैसे कि इमैनुअल कांट को जन्म दिया। सामान्य रूप से प्रोटेस्टेंट राज्यों ने कैथोलिक राष्ट्रों की अपेक्षा प्रबोधन को अधिक तेजी से स्वीकार किया। यद्यपि पुर्तगाल कैथोलिक प्रबोधन दर्शन पर आधारित नियमों को जनता के समक्ष लाने वाला प्रथम राष्ट्र था। फ्रांस में प्रबोधन फ्रांसीसी क्रांति में अपने चरम पर पहुंचा, जबकि जर्मनी में दर्शन अपने उच्चतम बिंदु पर कांट के अनुभवातीत प्रत्ययवाद और हेगेल के परम प्रत्ययवाद के समय में पहुंचा। प्रबोधन के अंत में आधुनिक युग का बौद्धिक वातावरण अपने स्थान पर स्थापित हो गया था। शिक्षा विस्तृत रूप से यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र में प्रसारित हो गई था। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई, लेकिन अन्य राष्ट्रों द्वारा भी अपना ली गई थी। अंततः स्वतंत्रता और लोकतंत्र आधुनिक युग के शिखर चिन्ह ने स्वयं को इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और धीरे धीरे अन्य यूरोपियन राष्ट्रों में आदर्श रूप में स्थापित कर लिया। 2 इस काल में होने वाली प्रमुख घटनाएं। 1600 इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1609 केपलर ने अपने पहले 2 नियमों पर आधारित द न्यू एस्ट्रोनॉमी को प्रकाशित किया। 1610 गैलीलियो ने द स्टारी मैसेंजर को प्रकाशित किया, जिसमें उनकी दूरबीन की खोज की जानकारी और बृहस्पति के चंद्रमाओं और शुक्र की अवस्थाओं की जानकारी थी। 1618 से 1648 जर्मनी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के मध्य 30 वर्ष का युद्ध। 1620 फ्रांसिस बेकन के नोवम आर्गनन ने अनेक उदाहरणों द्वारा आगमन पद्धति पर आधारित तर्कशास्त्र की एक नवीन पद्धति प्रस्तुत की। 1628 विलियम हार्वे ने रक्त संचार का विवरण प्रकाशित किया। 1632 गैलीलियो गैलीली ने अपनी पुस्तक डायलॉग ऑन द टू चीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में कोपरनिकस के सिद्धांत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। इस पुस्तक ने उन्हें चर्च के साथ विवाद में ला दिया। 1641 देकार्त के मेडिटेशन का प्रकाशन। 1642 से 1714 फ्रांस के सूर्य सम्राट लुईस 14 का शासनकाल। फ्रांस यूरोपियन संस्कृति का केंद्र बन गया। 1645 ब्लेज पास्कल द्वारा पहली गणना करने वाले मशीन का आविष्कार हुआ। 1649 7 वर्ष के राजनैतिक युद्ध के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम का सिर कलम कर दिया गया। संसद ने राष्ट्र की सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1651 थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन प्रकाशित
किया जो राजनीतिक दर्शन पर एक कार्य था। 1677 सर आइजक न्यूटन से प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित किया। 1688 से 89 इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश को उतार फेंका गया और ऑरेंज के विलियम, नीदरलैंड से, को सम्राट बनने के लिए आमंत्रित किया गया। अधिकारों की घोषणा के द्वारा संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई। 1690 जॉन लॉक की टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट प्रकाश में आई। 1705 थॉमस न्यूकोमेन द्वारा वाप पंप का आविष्कार हुआ। 1740 से 87 महान फ्रेडरिक द्वितीय पर्सिया का प्रबुद्ध शासक और वाल्टेयर के मित्र का काल। 1744 और बाद में भारत में प्रभुत्व के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। 1751 डिड्राट की एनसाइक्लोपीडिया महत्वपूर्ण विचारकों द्वारा प्रबोधन के आदर्शों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुग्रंथी व्याख्या प्रकाशित होने लगी। 1756 से 63 7 वर्ष का युद्ध, फ्रांस ने भारत और कनाडा पर अपना प्रभाव खो दिया। 1757 प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश बंगाल के पूर्णतः शासक बन गए। 1758 वाल्टेयर ने कैंडाइड पूर्ण किया। 1762 रूसों का द सोशियल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित हुआ। 1764 बक्सर का युद्ध, मुगल बादशाह को पराजित कर ब्रिटिश सरकार का पेंशन भोगी बना दिया गया। मराठा भारत में शीर्ष शक्ति बन गए। 1768 कैप्टन कुक ने एंडिवर पर अपनी समुद्र यात्रा प्रारंभ की। 1769 जेम्स वाट ने उन्नत वाष्प इंजन को अधिकृत किया। 1775 से 83 अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध। 1781 इमैनुअल कांट ने ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन प्रकाशित किया। ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ ने जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया। 1798 और उपरांत फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1799 नेपोलियन फ्रांस का प्रथम सभासद, बाद में 1804 में सम्राट बना। 3.3 प्रबोधन काल की संस्कृति और दर्शन के आयाम। वैज्ञानिक संस्कृति। प्राचीन और मध्यकालीन समय में विज्ञान निगमन विधि से प्रभावित था। यह सामान्यतः स्वीकृत निष्कर्षों, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सत्य के रूप में स्वीकार्य से प्रारंभ होकर केवल विशेष निरीक्षण करने योग्य प्रकरणों में प्रयुक्त होता है। पुनर्जागरण के पश्चात और विशेष रूप से प्रबोधन काल में इस निगमन विधि ने आगमन विधि का मार्ग प्रशस्त किया। आगमन निरीक्षणों पर आधारित है। इसके आधार पर नवीन निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसने नए आविष्कारों को जन्म दिया और औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस वैज्ञानिक प्रदर्शन और ज्ञान के स्वरूप ने सामान्य जनता में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया और वैज्ञानिक जैसे आइजैक न्यूटन और एडमंड हैली वैसे ही अपने समय में मुख्य हो गए, जैसे कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो पुनर्जागरण काल में थे। वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे वाष्प इंजन का प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने में प्रयोग बढ़ने लगा। यात्रा में उन्नति ने संसार को छोटा करना प्रारंभ कर दिया और विस्तृत ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य का विकास किया। यह नवीन ज्ञान फ्रांस के विश्व ज्ञानकोश रचयिताओं द्वारा संकलित किया गया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यह युग गैलीलियो के साथ ही प्रारंभ हो गया था, किंतु इस समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सर आइजक न्यूटन, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों की खोज की और दिखाया कि किस प्रकार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंधित है। रसायन शास्त्रियों ने विस्तृत रूप से 4 तत्वों की प्राचीन धारण को नकार दिया, जबकि जीव वैज्ञानिकों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि मनुष्य मध्यकाल के लोगों के विश्वास के विरुद्ध निम्नकोटि के प्राणियों से कई ढंगों से अनिवार्य रूप से समान है। यद्यपि मनुष्य की निम्नता को
नकारात्मक रूप में न लेकर एक चुनौती के रूप में देखा गया, यथा विज्ञान और तकनीक के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण करके मानव समाज अधिक से अधिक लोगों का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। एक नवीन दर्शन का प्रारंभ। देकार्त ने सभी प्रकार के पूर्व दर्शनों को निरस्त करके प्रबोधन का प्रारंभ किया। उन्होंने यह घोषणा करके कि वह इस तथ्य के संबंध में मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कॉजिटो अर्गो सम, पूर्णतः निश्चित है, एक नए निश्चित आधार से प्रारंभ किया। उनकी यह पद्धति अत्यधिक सफल थी और इस प्रकार वह उस नवीन आंदोलन का जनक बन गया जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी और जर्मन बुद्धिवाद, अंग्रेजी अनुभववाद और अंततः जर्मन आदर्शवाद के माध्यम से एक वैध ज्ञानमीमांसा को स्थापित करना था। इस प्रकार एक नवीन युग, आधुनिक दर्शन, का सूत्रपात हुआ। आधुनिक दर्शन ने अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे प्लेटो और अरस्तु पर अधिक निर्भर न होकर उनका केवल उदाहरण के रूप में प्रयोग किया। वस्तुतः अब ज्ञान का मुख्य स्रोत प्रकृति की वृहद पुस्तक स्वयं थी और यह पुस्तक अनुभव के आधार पर पढ़ी गई। क्योंकि विभिन्न लोगों का अनुभव भिन्न भिन्न होता है, अब सहनशीलता और बहुलता में वृद्धि हुई। फलतः वैचारिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। संदेहवादियों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि निश्चित ज्ञान असंभव है। अंततः ऐसे राजनीतिक दार्शनिक भी थे जो यह मानते थे कि पुरानी व्यवस्था शोषण, कष्ट का स्रोत थी और इसे नवीन पद्धति द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जन अधिकार का उदय इस काल में होने वाला आश्चर्यजनक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन एक ऐसे स्थान का उदय था जिसमें व्यक्ति इकट्ठे होकर एक सामान्य जनता के रूप में आ सकते थे। इन सामान्य वृत्तों में काफी हाउस, पढ़ने वाला समाज इत्यादि सम्मिलित थे। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक व्यापार में वृद्धि और अधिक संख्या में लघु पुस्तकों और समाचार पत्रों के उदय से संसार के विभिन्न भागों में लोग अधिक से अधिक की समान घटनाओं, व्यक्तियों और विचारों को पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उदाहरण स्वरूप, एडम स्मिथ के अनुसार 1776 में अकेले ब्रिटेन में प्रतिदिन 33,000 समाचार पत्र बिकते थे। 7 वर्ष में वाल्टेयर की पुस्तक की 500,000 प्रतियां बिकीं। प्रेस के विकास की इस घटना ने, जिसे इमैनुअल कांट ने बुद्धि का न्यायालय कहा, की स्थापना की। यह एक ऐसा अनौपचारिक न्यायालय था जिसमें लोग और उनके विचारों को या तो स्वीकार किया जाता था या उनकी भर्त्सना की जाती थी। यह उस समय की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही इसने दर्शन और धर्म पर भी व्यापक प्रभाव छोड़ा। अब भिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ी जाने लगी थी। जहां पहले पुस्तकों का अध्ययन आत्मिक विकास के लिए किया जाता था, वहां अब विद्वान बौद्धिक उत्प्रेरणा के, जैसा कि वैज्ञानिक साहित्य के प्रकरण में होता है, और ऐसी सूचनाओं के जो प्रयोग में लाई जा सके, जैसा कि राजनीतिक साहित्य के प्रकरण में होता है, लिए इनका अध्ययन करने लगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार। 17वीं शताब्दी में अनेक राजाओं ने सम्राट के दैवीय अधिकार संबंधी सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी में यह संभव नहीं रहा। दिवालिया राजाओं को विधान भवनों और संसदों से अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धन देने के लिए आग्रह करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट की शक्ति को सीमित करना विभिन्न समुदायों के लोगों को अपना अधिकार प्रतीत होने लगा। इंग्लैंड में यह अधिकार गृह युद्ध 1640वीं और महान क्रांति 1688 के द्वारा 17वीं शताब्दी में ही प्राप्त कर लिया गया। शक्ति सम्राट से प्रधानमंत्री की ओर जाना आरंभ हो गई। यद्यपि फ्रांसीसी राजाओं ने 18वीं शताब्दी में प्रतिष्ठा गंवाने के उपरांत भी शक्ति को त्यागना स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप वाल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों के लेखकों ने प्रसिद्धि अर्जित की। उनके विचारों ने यह विचार प्रसारित किया कि समस्त लोगों के पास स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है।
अंततः अमरीकियों द्वारा फ्रांसीसी सहायता से स्वयं को गणतंत्रीय स्वरूप की सरकार देने के बाद सदियों से दमित फ्रांस की सामान्य जनता जाग उठी और सम्राट के विरुद्ध क्रांति करके अपने राष्ट्र और विधि का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर किया। 3. 4 प्रबोधन काल के महान व्यक्तित्व। गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 इटली के खगोलविद और गणितज्ञ थे। वे बृहस्पति के चंद्रमाओं को खोजने के कारण प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब उसने अपने इन दृष्टिकोणों को एक पुस्तक जिसका शीर्षक था डायलॉग ऑन द टू चीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में प्रकाशित किया तो उसे भारी विरोध और दंड, विशेषकर धर्माधिकारियों से, का सामना करना पड़ा। 1633 में उन पर बाइबिल का विरोध करने के लिए अभियोग चलाया गया और दंडित किया गया। वस्तुतः उनके जीवन ने कट्टरपंथी धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक विकास के मध्य विरोध की दुर्घटना को प्रस्तुत किया। रेने देकार्त 1596 से 1650 एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। वे व्यापक रूप में आधुनिक दर्शन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन कार्य का प्रारंभ एक सैनिक के रूप में किया। उसने अपने विश्राम के क्षणों को दार्शनिक समस्याओं पर चिंतन करने में लगाया। अनिश्चितता के काल में उन्होंने स्कॉलास्टिक पद्धति को नकारते हुए चिंतनमय विषय की निश्चित युक्ति से प्रारंभ किया। इससे उन्होंने अपना आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने संपूर्ण दर्शन को गणितीय ढंग से निर्मित किया। वह एक अच्छे गणितज्ञ थे और निर्देशांक ज्यामितीय में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अपनी दार्शनिक प्रतिक्रियाओं को ढेर सारे लेखन कार्यों जैसे डिस्कोर्स ऑन मेथड एंड मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी में प्रकाशित किया। ब्लेज पास्कल 1623 से 1662 एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक थे। दबाव, प्रेशर की वैज्ञानिक इकाई उसके नाम पर है। अल्पायु में ही उन्होंने पहली गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ उनके अंदर मानव प्रकृति की गहन समझ थी। इसका अन्वेषण उन्होंने अपने लेखन कार्य पेंसीज अर्थात विचार में किया। उनका विश्वास था कि दर्शन संदेह को जन्म देता है और मनुष्य की सच्ची प्रसन्नता धर्म में अवस्थित है। उसका दाव तर्क यह दिखाता है कि यदि हम ईश्वर के अस्तित्व को लेकर निश्चित नहीं हैं, तो यह अधिक विवेकपूर्ण है कि हम ईश्वर में विश्वास करें, यह दाव लगाएं कि ईश्वर अस्तित्व में है और उसी प्रकार अपना जीवन बिताएं, न कि एक नास्तिक बने। बेनेडिक्ट बरूच स्पिनोजा 1632 से 1677 एक डच यहूदी, बाद में ईसाई, बुद्धिवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने दर्शन में देकार्त की तरह ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन और पदार्थ एक ही वस्तु के दो आयाम हैं। यह उन्हें सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण पर ले आया। सर्वेश्वरवाद के अनुसार सभी चीजें किसी न किसी ढंग से ईश्वर में निहित है और प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। उन्होंने एक खुले विचारों वाली और उदार शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। वस्तुतः वह अपने समय से आगे के विचारक थे। तथापि उनके दृष्टिकोण को 17वीं शती के यूरोप में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। जॉन लॉक 1632 से 1704 ने अपने निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से दर्शन में बुद्धि, देकार्त की विधि से हटकर चेतन अनुभव द्वारा सत्य को प्राप्त करने की पद्धति का प्रारंभ किया। इसने एक नए आंदोलन, अनुभववाद, को प्रारंभ किया। वह इस पर अडिग रहे कि हमारे सभी प्रत्यय अंततः चेतन अनुभव से आते हैं। मन सरल प्रत्ययों को जोड़कर अधिक जटिल प्रत्ययों को उत्पन्न करता है। उदाहरण स्वरूप, श्वेत, ठोस, ऊंचा और सपाट
कि इंद्रिय संवेदना एकत्रित होकर श्वेत दीवार का प्रत्यय बना सकती हैं। लॉक ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी और धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में तर्क दिए। यह 17वीं शताब्दी में अनूठा प्रकरण था। वह ऐसे पहले विचारक ये जिन्होंने तर्क दिया कि मानवों में अधिकारों की मूल धारणा होती है। इस विचार ने धीरे धीरे मानव अधिकार की आधुनिक समझ को निर्मित किया। सर आइजक न्यूटन 1642 से 1727 अब तक के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाएंगे। 2 वर्ष 1665 से 67 से कम समय में उन्होंने गणित की नवीन शाखा, जो कि कलन कैलकुलस के नाम से जानी जाती है, का आविष्कार किया। श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है की खोज की और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों की खोज की। वह अपने गति के 3 नियमों के लिए भी जाने जाते हैं। यद्यपि वह शोध में अधिक रुचि रखते थे न कि प्रसिद्धि में, इसलिए उन्होंने तब तक खोजों को प्रकाशित करने पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि उनके मित्र एडमंड हैली, धूमकेतु का आविष्कारक, ने उन्हें 1967 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक शीर्षक की पुस्तक में ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उनकी वैज्ञानिक विधि, जो कि आज शास्त्रीय भौतिकी के नाम से जानी जाती है, को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकी जब तक कि 20वीं शताब्दी में क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी और सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, का आगमन नहीं हो गया। गॉटफ्राइड लाइबनिट्ज 1646 से 1716 एक जर्मन बुद्धिवादी जो कई विषयों में पारंगत थे। उन्होंने यंत्रशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, भौतिकी, भाषा विज्ञान, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विलक्षण योगदान दिया। पुस्तकालय वर्णक्रम सूची की आधुनिक पद्धति उनके द्वारा प्रकाश में आई। एक दार्शनिक के रूप में यह देकार्त और स्पिनोजा की शिक्षाओं से प्रभावित थे, लेकिन उसने दोनों के मध्य और अनेक दर्शनों और धर्मों के मध्य एकता के निर्माण की इच्छा रखी। परिणाम स्वरूप उनकी प्रसिद्ध मोनड चिराणों की दार्शनिक अवधारणा प्रकाश में आई। यद्यपि मोनड परमाणु के समान द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन द्रव्य के भूत और अविश्य को भी धारण किए रहती है। इसकी बुद्धिवाद खंड में विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी। जॉर्ज बर्कले 1685 से 1753 एक 18वीं शती का आयरलैंड अंग्रेज का विशेष और अनुभव पर निर्भर रहने वाला दार्शनिक था। वह इस कथन की अनुभूति ही सत्य विषय है, एस्से एस्ट प्रेसिपी, के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे शब्दों में, जो अनुभूत नहीं है वह वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं है। यह दर्शन अभौतिकवाद के रूप में जाना जाता है। बर्कले के लिए हमारे विश्व के भौतिक पदार्थ प्रत्यय मात्र हैं, इसलिए उन्होंने पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। चार्ल्स लुइस डी सेकोंडेट 1689 से 1755 मॉन्टेस्क्यू के नाम से जाने जाते हैं। वह फ्रांसीसी अन्वेषक, राजनीतिक विचारक और मानव स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने शासन के विभिन्न प्रकारों जैसे कि गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और निरंकुश राज्य का विश्लेषण किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सबसे अच्छी सरकार वह होगी जिसमें सरकार की 3 शक्तियां यथा विधायी, कार्यकारी और न्यायिक एक दूसरे से पृथक रहें। उनके दृष्टिकोण ने कई देशों के संविधान, भारत सहित को प्रभावित किया। फ्रांकोइस मेरी एराउट 1694 से 1778 एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक, जो अपने लिखने वाले नाम वाल्टेयर के रूप में अधिक जाने जाते हैं, थे। वह एक ऐसे आस्तिक थे जो ईश्वर में तो विश्वास करते थे, लेकिन किसी विशेष धर्म में नहीं। उन्होंने मुक्त व्यापार, धार्मिक अहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 3 सिद्धांतों का सशक्त समर्थन किया।
उन्होंने अनुभव किया कि केवल इन्हीं के द्वारा विकास और संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि उन्होंने स्वयं राजतंत्र के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनके राजनैतिक विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को अत्यधिक प्रभावित किया। डेविड ह्यूम 1711 से 1776 स्कॉटलैंड के प्रबोधन का प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यद्यपि वे धार्मिक परिवार में पैदा हुए, किंतु धीरे धीरे वह नास्तिक बन गए। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर को प्रकाशित किया। धार्मिक विश्वास पर सीधे आक्रमण करने के लिए उनके लेख प्रसिद्ध हैं। उनका यह दार्शनिक दावा कि मानव निश्चित रूप से यह कभी नहीं जान सकता कि एक घटना दूसरी घटना का कारण होती है। इस संशयवादी दावे के द्वारा उन्होंने समस्त मानव ज्ञान को खोद डाला। जीन जैकस रूसो 1712 से 1778 जिनेवा में पैदा हुए, लेकिन फ्रांस में बस गए। वह उन दार्शनिकों में से थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के लिए आधार बनाया। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्य द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तर्क किया कि मानव प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और इसलिए वे आपस में मिलकर समुदाय बनाते हैं, जिससे कि वे संघर्ष में लाभप्रद स्थिति की संभावना के साथ खड़े हो सकें। रूसो मानते हैं कि सामाजिक संविदा आधुनिक सभ्यता और समाज का आधार है। उन्होंने निजी संपत्ति की धारणा की आलोचना की क्योंकि यह असमानता उत्पन्न करती है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय का पक्ष लिया। इमैनुअल कांट 1724 से 1804 प्रबोधन के संभवत सबसे प्रभावशाली दार्शनिक थे। उन्होंने दावा किया कि हम यह कभी नहीं जान सकते कि द्रव्य स्वयं में कैसे हैं। हम विषयों का केवल प्रतिभासिक रूप ही जान सकते हैं। इस प्रकार वह दर्शन में एक कोपरनिकस क्रांति ले आए, क्योंकि उनका बड़ा परिज्ञान यह था कि ज्ञान द्रव्य के बाह्य संसार की प्रकृति से निश्चित नहीं होता, बल्कि मानव बुद्धि की प्रकृति से निश्चित होता है। चिंतन के इस ढंग ने अनेक दार्शनिक समस्याओं पर विमर्श को निर्धारित किया और जर्मन दर्शन में प्रत्ययवाद के उदय को जन्म दिया। कांट के कुछ प्रसिद्ध शिष्य फिक्टे, शेलिंग और हेगेल थे, जो अपने आप में महान दार्शनिक थे। 3-4 पाश्चात्य दर्शन के लिए प्रबोधन का महत्व। प्राचीन दर्शन जीवन के विभिन्न सैद्धांतिक और प्रायोगिक आयामों को निर्देशित करने वाली प्रज्ञा में अधिक रुचि रखता था। मध्यकालीन दर्शन ऐसी प्रज्ञा में रुचि रखता था जो जीवन को दर्शन अपनी विधियों और लक्ष्यों में कहीं अधिक आडंबरहीन था। यह मूलतः ज्ञानमीमांसा, प्रकृति, सृष्टि और मानव ज्ञान की सीमा को जानने संबंधी दार्शनिक अन्वेषण से संबंधित था। बाद यह खोज समस्त अन्य सैद्धांतिक और प्रायोगिक अन्वेषणों का आधार समझी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रबोधन ऐसा काल था जब न तो आध्यात्मिक सत्ता, मूल ग्रंथ, प्रमुख विचारक और चर्च के नेता, और न ही दार्शनिक सत्ता, मूल ग्रंथ और प्राचीन और मध्यकालीन दर्शन के प्रमुख विचारक को महत्व दिया गया। इसके स्थान पर निश्चित सत्य प्राप्ति के लिए बिना किसी धार्मिक और दार्शनिक पूर्व मान्यता की अपेक्षा ज्ञान की खोज के लिए शून्य से प्रारंभ किया गया। देकार्त को इसलिए आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है क्योंकि वह यह निर्णय करने वाला कि प्रभुत्व और परंपराओं के तर्कों को स्वीकार करने की अपेक्षा वह अपनी तर्क करने की शक्ति पर निर्भर रहते हुए निश्चित तथ्यों को प्राप्त करेगा, प्रथम आधुनिक दार्शनिक था। शून्य से प्रारंभ करते हुए वह एक निश्चित सत्य, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, पर पहुंचा। इसके आधार पर वह अन्य कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने में सफल रहे। अवश्य ही शून्य से आरंभ करने की स्थिति सरल एवं संभव नहीं थी, क्योंकि उस समय के ढेर सारे विचारक अपनी सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं से प्रभावित थे। फलतः उनकी पद्धतियां और निष्कर्ष उतने निरपेक्ष नहीं थे जितने वे उन्हें स्वयं समझते थे।
वस्तुतः बुद्धिवादियों देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज का विश्वास था कि मन और उसके विभाग अधिक से अधिक विश्वसनीय मानवीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। दूसरी ओर, केवल अनुभव पर निर्भर रहने वालों लॉक, बर्कले, ह्यूम का विश्वास था कि इंद्रियां और उनकी शक्तियां प्रमुख रूप से मानव के वास्तविक ज्ञान के लिए उत्तरदायी है। यह जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट थे जिन्होंने इन दोनों स्थितियों में संधि कराते हुए दावा किया कि ज्ञानोत्पत्ति में मन सप्रत्यय अथवा कोटियां उत्पन्न करता है और इंद्रियां आवश्यक प्रत्यक्ष या संवेदना जो कोटियों को संवेदन रूपी कच्ची सामग्री से भरती हैं उत्पन्न करती है। कांट ने पूर्ण समकालीन दर्शन को एक बड़े स्तर पर प्रभावित किया। उनके अनुसार मानव मन के संप्रत्यय सभी में समान है, तथापि वे हमें वस्तुसत को जानने की अनुमति नहीं देते। हम सत को केवल मानव मन के संप्रत्ययों की सीमा तक ही जानते हैं। कांट के उपरांत अनेक दार्शनिकों ने संदेह व्यक्त किया कि क्या हम वास्तव में तात्विक सत्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कांट के समय से ही दर्शन ने स्वयं को तात्विक प्रश्नों जैसे कि स्वर्ग आदि से परे कर लिया और उसके स्थान पर मानव और सामाजिक समस्याओं पर आधारित प्रश्नों पर केंद्रित कर लिया। कांटवाद के इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप समकालीन पाश्चात्य दर्शन ने बड़े स्तर पर उन प्रकरणों पर ध्यान आकर्षित किया जो मानव अस्तित्व, वैज्ञानिक ज्ञान, भाषा, संचार, सामाजिक संरचना और इसी प्रकार की अन्य मानव समस्याओं से संबंधित थे। प्राचीन और मध्यकालीन दर्शन के वृहद और समस्त को गले लगाने वाले दृष्टिकोण को आधुनिक और समकालीन दर्शन द्वारा अधिक संकुचित विषयों जैसे ऐसी समस्याएं जिनमें लोग व्यक्तिगत, अंतरव्यक्तिगत और सामाजिक सरोकारों का सामना करते थे, द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। सामाजिक राजनीतिक मोर्चे पर शून्य से प्रारंभ होने वाली केवल बुद्धि आधारित प्रवृत्ति के प्रयोग ने अनेक राजाओं की सत्ता को ध्वस्त कर दिया और अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को शिखर पर पहुंचा दिया। यद्यपि विश्व के अधिकतर भागों में अभी भी सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक अधिकारियों का प्रभाव था, किंतु समकालीन यूरोपियन चेतना प्रबोधन से अत्यधिक प्रभावित विवेक की समाज की रचना में सहयोग दिया। इस प्रकार प्रबोधन ने तत्कालीन यूरोपियन संस्कृति को आकार दिया और इसे ऐसी पहचान दी जो शेष संसार से अत्यंत भिन्न थी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रबोधन काल ने आधुनिक यूरोप की चेतना और सामाजिक संरचना को व्यापक रूप में परिभाषित किया। यह दार्शनिक बौद्धिक क्रांति, आधुनिक दर्शन का जन्म और कांट की कापर्निकस क्रांति, वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में राजनैतिक क्रांति के द्वारा हुआ। 3.6 सारांश। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का सामान्यतः प्रबोधन के नाम से प्रचलित संस्कृति से निकट का संबंध है। इस इकाई ने आधुनिक दर्शन के गहन अध्ययन के लिए प्रबोधन की आधारभूत अंतर्दृष्टि से तथा और अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं और इस समय के प्रचलित व्यक्तियों से परिचय कराया है। यहाँ पर हमने कुछ ज्वलंत समस्याओं और उसे काल में यूरोपियन चेतना से प्रभावित संबंधित क्षेत्रों पर भी चिंतन किया। अंततः हमने प्रबोधन के उन सभी पक्षों, महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास, प्रमुख समस्याएं और प्रकरण, विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन के विकास पर प्रभाव छोड़ा, का अध्ययन किया। प्रबोधन से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को समझो और याद करो। प्रबोधन 18वीं शती बुद्धि के युग 17वीं शती के उपरांत आया, लेकिन अधिक सामान्य रूप से कहें तो प्रबोधन को 17वीं और 18वीं शती 1600 से 1800 को समहित करते हुए समझा जा सकता है, क्योंकि इस समय में बुद्धि का विस्तृत प्रयोग दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्कों में न कि आस्था और सांस्कृतिक परंपरा में अत्यधिक किया गया। प्रबोधन काल व्यापक स्तर पर पाश्चात्य दर्शन का वह काल है जिसे आधुनिक दर्शन के नाम से जाना जाता है।
आधुनिक दर्शन प्रकृति की समस्याओं, ज्ञान की सीमा और स्रोतों, ज्ञानमीमांसा से मुख्यतः संबंधित है। पुनर्जागरण काल में सामाजिक विकास का अनुभव व्यापक स्तर पर धनी, शक्तिशाली और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया गया। लेकिन प्रबोधन काल में सामाजिक विकास का आनंद जनता के अत्यधिक बड़े वर्ग द्वारा उठाया गया। इस काल ने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका से प्रारंभ हुए लोकतंत्र का तीव्र विकास देखा। लोकतंत्र के विकास ने स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को यूरोप और नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका